हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 2022 में आई अमेरिकन थ्रिलर मूवी नो एग्जिट के बारे में। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्टिंग में हम डार्बी को देखते हैं जो अभी एक रिहैब सेंटर में चल रहे ग्रुप सेशन में बैठी है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है और उसे यहाँ आए हुए 11 दिन हो चुकी है। यहाँ पे सारे लोग डॉक्टर बिल के पास अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जब डार्बी की बारी आती है तो वो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी वहाँ डार्बी के घर से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब होने के वजह से फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आज रात उनकी ऑपरेशन भी होने वाला है। ये कॉल जो ने किया था वो डार्बी को उसकी बहन डेविन की नंबर देता है ताकि वो उसी से आगे की सारी जानकारी ले सके। डार्बी ये बात वहाँ की स्टाफ माइक को बताती है और अपने बहन को कॉल करने लगती है, लेकिन माइक उसे कॉल करने नहीं देता क्योंकि आउटगोइंग कॉल यहाँ अलाउ नहीं है। तो डार्बी डॉक्टर बिल से ये बात कहती है और वो भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि इससे पहले भी डार्बी अपने घर जाने के लिए बहुत झूठ बोल चुकी थी और उसके डॉक्टर ने भी उसे इस रिहैब सेंटर से बाहर जाने के लिए मना किया है। तो डार्बी कहती है ठीक है, मेरे डॉक्टर को कॉल करो। तो माइक डॉक्टर को कॉल लगाता है लेकिन वो डॉक्टर कॉल नहीं उठाते। रात को डार्बी जेट से उसकी फोन लेकर अपनी बहन डेविन को कॉल करके घर आने के लिए पूछती है तो डेविन उसे घर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी डार्बी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। डार्बी अपने साथ कुछ सामान लेकर वहाँ से एक गाड़ी भी चुराती है और निकल पड़ती है अपनी होम टाउन की तरफ। रास्ते में वो डेविन को मैसेज करके अपने आने का खबर देती है। कुछ टाइम बाद डेविन की रिप्लाई आती है तो वो गाड़ी को साइड में रोककर मैसेज चेक करती है जहां डेविन दोबारा उसे घर आने से मना कर रही थी। ये मैसेज देखकर डार्बी अपसेट होती है और ड्रग्स लेने की सोचती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ एक बार ड्रग्स की ओवरडोज लेने के कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये सोचते हुए वो थोड़ी देर सो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके उसे बताते हैं स्नो स्टॉर्म के कारण आगे की रोड्स क्लोज कर दी गई है जिस जिसे तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो डार्बी डिसाइड करती है कि तूफान बंद होने तक वो पास वाले विजिटर सेंटर में रुकेगी। सेंटर में पहले से ही 4 विजिटर बैठे थे जिनमें से है 8 और उनकी वाइफ सैंडी, लार्स और एस। उन लोगों से बात करके उसे पता चलता है कि इस सेंटर में कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है। तो वो बाहर जाकर अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। बाहर भी तूफान के वजह से फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक गाड़ी के पास जा पहुंचती है जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची बांधी हुई थी। ये देखकर डार्बी शॉक्ड हो जाती है और गाड़ी की दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। तो डार्बी गाड़ी की नेम प्लेट का एक पिक्चर क्लिक करके 911 पे कॉल करती है लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी एड भी बाहर आ जाते हैं तो डार्बी उनके सामने नॉर्मल बिहेव करके शेल्टर के अंदर आती है। अब उसे पता है कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई उस बच्ची का किडनैपर है। तो वो सबको शक की नजरों से देखने लगती है। टाइम पास के लिए वो लोग गेम खेलते हैं, द गेम कॉल्ड बुलसेट। खेलते टाइम डार्बी बातों ही बातों में सबके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी ताकि वो किडनैपर की पहचान कर सके। यहाँ सभी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि 8 एक मरीन सोल्जर थे और उनकी वाइफ सैंडी एक नर्स। तो डार्बी भी उन्हें बताती है कि उसकी डैड भी एक मरीन सोल्जर थे। वो जब लार्स के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं देता। गेम हार जाने से वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। उसकी ये सब हरकत देख के डार्बी को यकीन हो चुकी थी कि लार्स ही असली किडनैपर है। वो वॉशरूम में जाकर दोबारा पुलिस से कांटेक्ट करने की ट्राई करती है लेकिन यहाँ भी नो सर्विस थी। तो वो 911 पे मैसेज कर देती है और वो मैसेज भी फेल्ड हो जाता है। अपने पास मौजूद हैमर और स्क्रूड्राइवर की मदद से वो वॉशरूम के पीछे वाली दरवाजा खोलकर गाड़ी के पास जा पहुंचती है और गाड़ी का दरवाजा अनलॉक करके उस बच्ची को फ्री करने की कोशिश करती है। उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट देखकर डार्बी को पता चलता है कि इस बच्ची की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है तो डार्बी गाड़ी में रखा एक चादर ओढ़ के वहीं पे छुप जाती है। यहाँ लार्स आया था, यानी डार्बी की बिल्कुल सही थी। लार्स ही असली किडनैपर है। डार्बी लार्स पे कटर से हमला करने की सोचती है। तभी लार्स के पास मौजूद गन देखकर वो डर जाती है और कुछ भी नहीं करती। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बच्ची का नाम जे है और लार्स जे को किसी अंकल केनी के पास ले जाने वाला है। फिलहाल वो जे को चेक करके वापस शेल्टर के अंदर जाता है तो डार्बी जे को काम डाउन करके कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। तभी लार्स दोबारा वहाँ पे आने लगता है क्योंकि वो गाड़ी को लॉक करना भूल गया था। ये देखकर डार्बी जल्दी जल्दी में गाड़ी से निकलकर शेल्टर के अंदर चली जाती है। गाड़ी के पास आकर लार्स जब डोर्स लॉक कर रहा था तभी उसकी की नीचे गिर जाती है जहाँ वो किसी के फुटप्रिंट देखता है जो सेंटर की तरफ से ही आ रही थी। इसका
इसका मतलब यहाँ जरूर कोई आया था। इसी शक में वो वापस शेल्टर में जाता है। वॉशरूम के अंदर डार्बी पैनिक करने लगती है। तभी उसके पास ऐश आता है तो वो ऐश को अंदर बुलाती है। वो उसको सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लार्स भी आ जाता है। ये देखकर डार्बी ऐश को किस कर लेती है और उन दोनों को किस करता देख लार्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डार्बी ऐश को सारी बातें बताती है, जो सुनकर ऐश भी शॉक्ड था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐश यहाँ लार्स की ध्यान भटकाएगा और डार्बी जाकर जे को फ्री करेगी। डार्बी उसे बताती है कि लार्स के पास एक गन भी है, जो सुनकर ऐश अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से एक नेल गन उठा लेता है। गाड़ी के अंदर डार्बी जे की मुंह से टेप हटाती है तो जे पूछती है कहाँ है वो लोग। यहाँ डार्बी को पता चलता है जे की किडनैपिंग में एक नहीं बल्कि 2 लोग शामिल है। बाहर लार्स और ऐश को एक साथ बात करता देख डार्बी समझ जाती है कि ऐश ही वो दूसरा किडनैपर है और उसे खुद की गलती का भी एहसास होता है। ऐश लार्स के पास से कार की चाबी लेकर डोर ओपन करता है, जहां उसे जे तो मिल जाती है लेकिन डार्बी नहीं, क्योंकि वो पहले ही गाड़ी से निकलकर झाड़ियों के पीछे छुप गई थी। फिर भी ऐश उसे देख लेता है तो डार्बी भागकर सेंटर के अंदर आ जाती है और उसके पीछे ऐश भी। गन पॉइंट करके वो डार्बी से उसकी फोन छीन लेता है, जहां उसे वही मैसेज मिलता है जो डार्बी ने पुलिस को भेजा था। तो ऐश ये मैसेज डिलीट कर देता है और उसे डेविन की मैसेज दिखता है, जहां वो डार्बी को घर आने से मना कर रही थी। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि डार्बी एक ड्रग एडिक्ट है, इसलिए ही उसकी मॉम ने उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया था। ऐश डार्बी को उसके डैड के बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने खुद को ही शूट कर लिया था। तो वो डार्बी के हेड पर गन पॉइंट करके उसे डराता है और उसके डैड के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। ये सुन के डार्बी कहती है एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह चाइल्ड मॉलेस्टर नहीं थे। तो ऐश उसे बताता है हम कोई चाइल्ड मॉलेस्टर नहीं है। जे की डैड बहुत अमीर इंसान है जो उसके बदले हमें ढेर सारा पैसे देंगे और हम जे को उनकी हवाले कर देंगे। तो डार्बी कहती है वो बच्ची बीमार है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। जवाब में ऐश उसे बताता है कि जे की मेडिसिन भी हमारे पास मौजूद है। अगर तुम उसे ज्यादा एक्साइटेड करोगी तो उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होगी, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ एट को लार्स की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगता। बार बार वो सेंटर के बाहर जा रहा था और डार्बी भी कहीं नजर नहीं आ रही। इसी वजह से वो लार्स से डार्बी के बारे में पूछने लगते हैं। तो लार्स कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो बाहर गई है। तो एड भी डार्बी को ढूंढते हुए गाड़ी के पास आते हैं, जहां गाड़ी के अंदर जे कटर की हेल्प से अपने आप को फ्री कर रही थी। एड की मौजूदगी से वो साइलेंट हो जाती है, तो एड को कुछ पता नहीं चलता और वो वापस शेल्टर के अंदर आ जाते हैं। इस तरफ डार्बी को ढूंढते हुए सैंडी भी वॉशरूम में आती है, जहाँ उसे डार्बी और ऐश मिलते हैं। वो डार्बी से बात करना चाहती थी, तो ऐश जाने से पहले डार्बी को धमकाता है कि अगर वो किसी से कुछ भी बताएगी तो वो उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी मार डालेगा। सैंडी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डार्बी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताती और वॉशरूम से बाहर आती है। ऐश उसे सबके साथ बैठने कहता है, जहाँ एड उसकी डैड के बारे में पूछते हैं। तो डार्बी बताती है वो एक गनर हुआ करते थे। यहाँ ऐश डार्बी को बुरा फील करवाने के लिए उसके डैड की सुसाइड के बारे में सबको बताता है, जो सुन के एड कहते हैं ये बात तुम्हें शेयर करने की जरूरत नहीं थी। तभी डार्बी की नजर विंडो के बाहर जे पे पड़ती है, जहाँ जे ने अपने आप को फ्री कर लिया था और वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। ऐश और लार्स भी ये देख लेते हैं, तो लार्स जाता है जे को ढूंढने और डार्बी के पीछे ऐश भी रूम में आता है, जहाँ उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। यहाँ ऐश की पॉकेट से गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाता है, जो वो नोटिस नहीं करता, लेकिन डार्बी ने ये देख लिया था, तो वो चालाकी से उस चाबी को हाइड कर देती है। लार्स को जे नहीं मिली थी, तो वो ये बात ऐश को बताता है। तो वो लोग डार्बी को साथ लेकर जे को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि उनके बुलाने पर तो नहीं, लेकिन डार्बी के बुलाने पर वो जरूर आएगी। यहाँ डार्बी जे को ढूंढने उनके साथ जाती है और मौका मिलते ही वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर ऐश उस पे गोली चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती और वो एक जगह छुप के बैठ जाती है। गन फायर के साउंड एड ने भी सुन लिया था, तो वो चेक करने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सैंडी उन्हें मना करके कहती है हमें नहीं पता वो लोग कौन है और कितने खतरनाक है, तो तुम इन सब में मत पड़ो। फिर भी एड बाहर जाते हैं, जहाँ जे बेहोश पड़ी थी, तो वो जे को सेंटर के अंदर ले आते हैं। जे के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर सैंडी एड से कहती है ये बच्ची बीमार है। दूसरी तरफ डार्बी भी छुपते छुपाते सेंटर में आ जाती है और उन दोनों को ऐश और लार्स की रियलिटी बताती है। बाहर से वो लोग भी इन्हें धमकाते हैं और अंदर आने लगते हैं। तभी एट उन्हें धमका कर कहते हैं कि अगर तुम लोग अंदर आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ये सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। यहाँ एट ने झूठ बोला था,
था एक्चुअल में उनके पास कोई गन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ये चालाकी काम आ रही थी। बाहर से एस उन्हें कहते हैं कि जे बहुत बीमार है, उसे मेडिसिन की जरूरत है और हमारे पास वो मेडिसिन मौजूद है। इसके बाद वो सैंडी को भी मैनिपुलेट करने लगता है क्योंकि सैंडी एक नर्स थी और उसे जे की कंडीशन अच्छे से पता था। तो सैंडी भी कहती है कि वो लोग बिल्कुल सही है, अगर इसे मेडिसिन नहीं दिया गया तो ये बच्ची मर भी सकती है, इसलिए हमें इस बच्ची को उनके हवाले कर देना चाहिए। एड और डार्बी इस बात पे राजी नहीं थे। यहाँ डार्बी कहती है मेरे पास उनकी गाड़ी की चाबी है, इसलिए वो लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। ये सुनकर एड उनके साथ एक डील करके कहते हैं तुम मुझे जे की मेडिसिन दे दो, बदले में मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी दूंगा जिससे तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। यहाँ एस को रियलाइज होता है कि सच में गाड़ी का चाबी उसके पास नहीं है। वो गाड़ी के पास जाता है और ये देखकर इन्हें लगता है वो लोग इस डील के लिए मान गए, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग एक गैस कैन लेकर सेंटर की तरफ आने लगते हैं। अंदर ये देखकर एड कहते हैं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी की चाबी अब भी हमारे पास है। इसके बाद वो डार्बी को अपनी गाड़ी का भी चाबी देकर सभी चाबियों को हाइड करने कहते हैं। बाहर वो लोग पेट्रोल छिड़क रहे थे और सेंटर को आग लगाने की थ्रेट भी दे रहे थे, जो देखकर सैंडी भी पैनिक करने लगी थी और एड से जे को उनकी हवाले करने के लिए कहती है। तभी जे अपने होश में आके सैंडी को पहचान जाती है, जो देखकर एड और डार्बी हैरान थे। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ सैंडी जे के घर में उसकी नर्स का काम करती थी। जे ने उन्हें एक दिन स्मोकिंग करते हुए देख लिया था और इसी वजह से वो सैंडी को ब्लैकमेल करके उनका एक वीडियो भी बना लेती है और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देती है। इसी वजह से ही सैंडी ने लार्स और एस के साथ मिलकर जे को किडनैप करवाया था, लेकिन वो लोग जे की मेडिसिन ले जाना भूल गए थे और इसलिए सैंडी एड से वेकेशन की बहाना करके उन्हें वो मेडिसिन देने यहाँ आई थी। प्रेजेंट सीन में एड ये सब जान के हैरान थे और बाहर वो लोग सेंटर में आग लगाने की काउंटडाउन कर रहे थे कि तभी सैंडी उन्हें बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है। ये सुनकर एड उस पे भड़कते हैं और जवाब में सैंडी कहती है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए मैंने ये सब किया। इसके बाद लार्स और एस सेंटर के अंदर आके सैंडी को जे की मेडिसिन देता है। सैंडी भी जे के अंदर मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है। एड सैंडी से कहते हैं हम इन्हें इस बच्ची को ले जाने नहीं दे सकते। तो सैंडी कहती है रैंसम मिलने पर ये लोग जे को सही सलामत वापस कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो डार्बी उन्हें बताती है ये लोग जे को कभी वापस नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं। सैंडी ये सुनकर हैरान थी तो वो एस से कहती है तुम्हारा प्लान कुछ भी हो, तुम अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। जे की डैड $2 बिलियन देने वाले हैं, तुम ये पैसे लो और जे को उनकी हवाले कर दो। तो एस उन्हें कहता है हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जे को वापस करने से हम सभी पकड़े जाएंगे। कहकर वो एड से गाड़ी के चाबी मांगता है तो एड डार्बी को चाबी देने से मना करते हैं और ये सुनकर एस उन्हें शूट कर देता है और यहाँ एड की डेथ हो जाती है। सैंडी अपने हस्बैंड को मरता देख शॉक्ड हो जाती है कि तभी एस उसे भी शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो नेल गन लेके दीवार के साथ डार्बी के हाथ में एक कील ठोक देता है जिससे डार्बी को बहुत पेन होता है। लार्स भी ये सब देखकर बहुत पैनिक कर रहा था तो एस उसे बाहर समझाने ले जाता है। अंदर डार्बी जे से साइड में पड़े हैमर लाने को कहती है जिससे वो अपने हाथ से इस कील को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जे हैमर लाती है तभी वहाँ एस आके डार्बी को उसकी मॉम की डेथ न्यूज देता है। इसके बाद उसे डार्बी के फोन पर पुलिस की मैसेज मिलती है क्योंकि नेटवर्क आने पर पुलिस को उसकी मैसेज मिल गई थी और इसलिए वो भी अब यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। ऐसे ये देखकर डार्बी से गाड़ी की चाबी मांगता है लेकिन डार्बी उसे कुछ नहीं बताती तो वो जे के हाथ में कील ठोकने की धमकी देता है जिससे डरकर वो उसे चाबी का लोकेशन बताती है। एस चाबी ढूंढने जाता है और लार्स को गन देकर कहता है अगर डार्बी ने कुछ भी हरकत किया तो तुम उसे शूट कर देना। यहाँ डार्बी जे से कहती है तुम जाकर इस रूम की लाइट्स ऑफ करो ताकि मैं इस कील को निकाल सकूं। उसकी बात मानकर जे लाइट्स ऑफ करने जाती है तो लार्स उस पे गन पॉइंट करके कहता है मुझे मजबूर मत करो, अपने जगह पे जाकर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो डार्बी उसे बातों में उलझाती है और जे उस रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। ये देखकर लार्स उस पे गुस्सा करने लगता है और इसी मौके पर डार्बी अपने आप को फ्री करके उस पे हमला कर देती है तो लार्स भी उस पे गोली चलाता है। गन साउंड सुनकर एस अंदर आता है जहाँ डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट पर रखा था। एस उसकी तरफ नेल गन पॉइंट करके लार्स को फ्री करने कहता है पर डार्बी उसकी बात नहीं मानती। तभी जे एस के हाथ से वो गन फेंकने की कोशिश करती है और गलती से वो गन फायर हो जाता है जिसमें से एक किल सीधा लार्स के हेड पर लगता है। लार्स बहुत पैनिक करने लगा था तो एस उसे काम डाउन
डाउन करने जाता है। इसी मौके पर डार्बी जे को लेकर बाहर गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अंदर एस लार्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर ला रहा था, तभी वहाँ पड़े ब्लड में लार्स की पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो नीचे गिरता है और वो किल पूरी तरीके से उसके हेड में घुस जाता है, जिस वजह से यहाँ लार्स की भी डेथ हो जाती है। ये देखकर एस को डार्बी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बाहर आके नेल गन से उसकी गाड़ी का सारा टायर फोड़ देता है, जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वापस आकर एस सेंटर में आग लगाता है और फिर चेक करने के लिए गाड़ी के पास जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पहुँचते हैं और एस को गाड़ी से दूर रहने कहते हैं। इस मौके पे डार्बी एस को शूट कर देती है, जो देखकर वो ऑफिसर डार्बी को ही कल्प्रिट समझ रहे थे। एस अभी तक नहीं मरा था, तो डार्बी उसे गन पॉइंट पे रखती है, जो देखकर ऑफिसर डार्बी को गन नीचे करने कहते हैं, लेकिन वो नहीं करती, तो वो ऑफिसर डार्बी को ही शूट कर देता है। डार्बी नीचे गिर जाती है और उसकी गन लेकर एस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। इसके बाद वो डार्बी को शूट करने आता है, लेकिन गोली ना होने के वजह से वो ये नहीं कर पाता, तो वो अपना नेल गन लेकर उस पुलिस वाले पर अपना सारा गुस्सा उतार देता है, उन पे ढेर सारी कील ठोक कर। ऑफिसर का गन लेके वो आता है डार्बी के पास उसे मारने के लिए, कि तभी डार्बी एक स्क्रू लेकर उसके गले की आर पार कर देती है और यहाँ एस भी मारा जाता है। डार्बी बहुत ज्यादा जख्मी थी, फिर भी वो हिम्मत करके रेंगते हुए ऑफिसर के पास जाती है और उनकी फोन लेकर हेल्प मांगती है, और इस बार वो लोग भी उसे सुन पा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डार्बी को उसी रिहैब सेंटर में, जहाँ वो पिछले 48 डेज से रह रही है। उसकी कमरे में हम जे की एक पेंटिंग देखते हैं, जिसका मतलब अभी वो दोनों एक दूसरे के टच में है। यहाँ डार्बी से मिलने उसकी बहन डेविन आती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की दी एंड होता है। सो गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।